Hello everyone, how are you? So I hope you are happy and healthy और आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी और जोश आपका हाई होगा। तो अब हमने अब तक जो है पृथ्वी की संरचना और उसके लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ लिया है। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी से संबंधित कुछ सिद्धांत के बारे में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक थे जो उनके द्वारा दिया गया था कब 1912 में। उसने अपने अध्ययन द्वारा यह प्रमाणित किया कि सभी महाद्वीप पहले एक ही विशाल भूभाग का हिस्सा थे जिसे पेंजिया कहते हैं। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जलराशि थी जिसे पैंथलासा कहते हैं। देखिए ये जो वैज्ञानिक था अल्फ्रेड वेगनर, इसने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, इसने क्या बोला था कि जो पृथ्वी है पहले जो था क्या था, पहले पृथ्वी पर जो है स्थूल स्थल जो भूभाग था ना, जो स्थल भाग था, वो पूरा ऐसे एक ही जुड़ा हुआ था एक साथ, अलग अलग नहीं था। जैसे अब तो अलग अलग महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप है टोटल। वैसे पहले ये एक ही था जिसे क्या बोलते थे, पेंजिया। इसको बोलते थे पेंजिया, पेंजिया। और इसके चारों ओर जो था वो पानी था, और उस पानी वाले भाग को क्या बोलते थे, महासागर को क्या बोलते थे, उसको बोलते थे पेंथलासा। तो ये आप याद रखिएगा कि स्थल भूभाग को बोलते थे पेंजिया और जो पानी वाला भाग था उसको बोलते थे पैंथलासा। ओके। बाद में पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। इसके बाद जो है इसने कहा कि पृथ्वी के घूमने के कारण जो है ये जो है पेंजिया है ना, ये दो भागों में टूट गया। फिर कैसी हुई इसकी संरचना, फिर ये ऐसी संरचना हो गई, ये एक भाग ऊपर चला गया और एक भाग नीचे आ गया। जो ऊपर वाला भाग है उसको बोलने लगे अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को बोलने लगे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ओके। और जो हमारा अपना प्यारा भारत है ना, वो भी इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मतलब पहले ये पृथ्वी के दक्षिण हिस्से में था और अभी यहाँ पे है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो भारत यहाँ पे कैसे आया। ठीक है। तो इन दो भागों के बीच टैथिस सागर स्थित था। इन दो भागों के बीच जो पानी जो पहले साइडों में था वो अब इनके बीच में भी पानी आ गया। तो बीच में जो महासागर है उसको क्या बोलने लगे, उसको बोलने लगे टैथिस महासागर। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेगनर महाद्वीपों के विस्थापन के पीछे कोई तर्क संगत कारण नहीं बता पाया, इसलिए एक नया सिद्धांत दिया गया। जब वेगनर ने सिद्धांत दिया तो लोग आगे भी इसने पूछने कि हाँ भाई तूने सिद्धांत तो दे दिया, पर अब ये बता कि जब ये एक था तो ये टूटा क्यों, आप ये बताइए। तो इसका जो है वो सही एकदम सटीक आंसर जो था वेगनर नहीं दे पाया, इसलिए इस सिद्धांत को कैंसिल कर दिया गया और एक नया सिद्धांत दिया गया जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। पहले हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या फिर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में। ओके। यह सिद्धांत किसने दिया था, यह सिद्धांत 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा दिया गया था। इन तीनों ने मिलकर यह सिद्धांत दिया था। ओके। और इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बोला, चलिए पढ़ते हैं क्या बोला। यह सिद्धांत प्लेटों के निर्माण, विकास और उनमें होने वाली गति के कारण उत्पन्न होने वाली भू आकृतिक परिघटनाओं को वैज्ञानिक रूप से समझाता है। इसमें इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जो भी भू आकृतिक परिघटनाएं होती हैं, जैसे महाद्वीपीय विस्थापन, भूकंप, ज्वालामुखी, वलित पर्वत, ये क्यों होते हैं, इसके बारे में इसने बताया। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। स्थल मंडल विभिन्न भागों में बंटा है तथा इसके भागों को प्लेट्स कहते हैं। इसने बताया कि जो हमारा स्थल मंडल है ना, ये अलग अलग भागों में बंटा हुआ है और इन भागों को क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं। मतलब जो स्थल है वो अलग अलग प्लेटों में बंटा हुआ है, इसके बारे में इसने बताया। पृथ्वी पर 7 प्रमुख प्लेटें हैं और 20 लघु प्लेटें हैं। इसने कहा कि पृथ्वी पर जो है 7 तो प्रमुख प्लेटें हैं, मेन प्लेट हैं, और बाकी 20 छोटी छोटी प्लेटें हैं। मतलब बड़ी मेन तो प्लेट 7 है और बाकी छोटी छोटी 20 है। वो 7 कौन सी है और 20 कौन सी है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। पहले ये देखिए, ये तो इसने अलग अलग जैसे प्लेट्स है ये बारे में बताया, और इसने इस हिसाब से भी बताया कि नीचे की तरफ जाने पर भी इसके अलग अलग हिस्से होते हैं। इसको इसने उल्टा पिरामिड स्ट्रक्चर बना के बताया। इसने क्या बताया, देखिए मैं बताती हूँ इसने क्या बताया। इसने बताया कि ऊपर जो सबसे ऊपर जो भाग होता है जिसे हम देखते हैं, जिसपे हम रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर या स्थल मंडल, उसको स्थल मंडल बोलते हैं। इसी के इसने 7 प्लेट्स बताई है, अलग अलग 7 प्लेट और छोटी लघु प्लेटें है ना, वो इसी के पार्ट्स है। लेकिन जब पृथ्वी के अंदर नीचे की ओर जाएंगे तो उसमें भी अलग अलग पार्ट्स है। उसको क्या बताया, पहला है लिथोस्फीयर जो 100 किलोमीटर, जो 0 से लेके 100 किलोमीटर की दूरी तक है। ठीक है। और उससे नीचे जाएंगे तो आ जाता है एस्थेनोस्फीयर या फिर दुर्बल मंडल,
जो 100 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक की गहराई पर है। और उससे नीचे जाएंगे तो 200 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक की गहराई पर जो पार्ट है उसको बोलते हैं मीजोस्फीयर या मध्यमंडल। और उससे नीचे जो जाएंगे 6371 किलोमीटर तक, तो उसे बोलते हैं पायरोस्फीयर या फिर तापमंडल। ठीक है, ये तो हमने देखा ऊपर से नीचे पृथ्वी को, मतलब पृथ्वी के स्थल को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि इसके स्थल मंडल पे प्रमुख प्लेटें इसने कौन सी बताई थी। तो इसने 7 प्लेटें बताई थी। पहली नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिर साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और पैसिफिक प्लेट। इनको मैं मैप में भी बताऊंगी आपको आगे। और ये इसने जो है 7 लघु, जो 20 लघु प्लेटें थी ना, उनमें से इन्हें 6-7 के नाम दिए हैं। ये आप थोड़ा सा मतलब नज़र में रखिएगा, क्योंकि ऐसे ये सारे 20 के 20 तो आप याद कर नहीं पाएंगे। ये जो मेन मेन है इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन कौन सी है। जॉन डी फ्यूका, कोकोस, नास्का, अरब, सोमाली, बर्मा, फिलीपींस प्लेट। ओके, अब हम मैप में देखते हैं कि वो कौन कौन सी प्लेट्स है, जो 7 प्रमुख प्लेट है। पहली उसने ये बताई, ये कौन सी है, ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। और दूसरी है साउथ अमेरिकन प्लेट। और ये है यूरेशियन प्लेट, मतलब जो यूरोप और एशिया को मिलकर बनी है, इसे बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। ये है अफ्रीकन प्लेट। और ये है, इसे बोलते हैं, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दोनों इसमें आते हैं ना, तो इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये वाली जो है यहाँ भी और यहाँ भी, जो मतलब ये अगर ये गोल स्ट्रक्चर बनाए तो ये एक साथ बनेगी ना, तो इसे बोलते हैं पैसिफिक प्लेट। और ये जो है इसे बोलते हैं एंटार्क्टिक प्लेट। ठीक है, और बाकी ये जो लघु प्लेटें हैं इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैप में इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, वो जो प्रमुख प्लेटें हैं ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आगे हम बात करते हैं प्लेटों की गति के बारे में। दुर्बल मंडल में रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन होता है। जो हमने दुर्बल मंडल देखा था ना अभी, स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल, ये वाला जो दुर्बल मंडल है जिसको एस्थेनोस्फीयर है, यहाँ पे क्या होता है, रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो यहाँ पे विघटित होते हैं। दुर्बल मंडल में रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन होता है, इससे यहाँ ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से होते हैं, जो यूरेनियम के बाद आने वाले पदार्थों को यूरेशियम पदार्थ कहते हैं, जो रेडियोधर्मी होते हैं। आपने आवर्त सारणी में पढ़ा होगा कि रेडियोधर्मी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम यूरेनियम, रेडियम, ऐसे। तो वो जब होते हैं, आपको पता है वो विघटित होते रहते हैं। तो ये जो है ना एस्थेनोस्फीयर, दुर्बल मंडल, इसमें ये विघटित होते हैं। और जब ये विघटित होते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। आपको पता होगा कि परमाणु बम में भी यही प्रक्रिया होती है कि वो जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वो विघटित होते हैं और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण बम विस्फोट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊष्मीय ऊर्जा के कारण यहाँ स्थित चट्टानें पिघलकर मैग्मा बन जाती है। सॉरी, जो दुर्बल मंडल में जो चट्टानें होती है, आपको पता है पृथ्वी के नीचे चट्टानें हैं, तो वो जो है वो ऊष्मा के कारण पिघल कर जो है मैग्मा बन जाती है। अब देखो, ऊपर तो स्थल मंडल है पृथ्वी के अंदर, यहाँ बताती हूँ। जैसे ये पृथ्वी है मान लो, ऊपर तो यहाँ पर तो है स्थल मंडल, और यहाँ पर जो है वो मैग्मा है। दूसरे कलर से बनाए तो ये मान लो मैग्मा है। अब मैग्मा जो होता है वो तरल पदार्थ होता है, आपको पता है। अब ये ठोस है और ये तरल है, तो ये ठोस अलग अलग प्लेटें हैं, आपको भी बताया मैंने। तो इस तरल पर क्या होती है, ये गति करने लगती है, कोई इधर जाने लगती है, कोई इधर जाने लगती है। तो इसी के बारे में ये बता रहा है, चलिए पढ़ते हैं। मैग्मा के गर्म होने के कारण ऊष्मीय संवहन धाराओं का निर्माण होता है। ये अलग अलग धाराएं बहने लगती है ना इसके अंदर ऊष्मा के कारण। यह धाराएं प्लेटों पर बल लगाती है, जिससे प्लेटों की गति होती है। और ये तरल मैग्मा जो होता है वो प्लेटों पर बल लगाता है, ये धाराएं बन जाती है, अलग अलग दिशाओं में जाने लगती है, और ये प्लेटों पर बल लगाती है, जिसके कारण प्लेटें जो है वो गति करने लगती है। इनकी गति के हिसाब से भी इनको बांटा गया है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्लेटों की गति के दौरान प्लेटें टकराती है, दूर जाती है या समानांतर चलती है, जिससे कई भू आकृतिक परिघटनाएं होती है। अब देखो, दो प्लेटें हैं मानो, ये मान लो दो प्लेटें हैं। अब इनके नीचे जो है तरल पदार्थ है जो इन पर बल लगाएगा। अब हो सकता है कि ये दोनों इस तरफ गति करें या एक दूसरे की तरफ टकराएंगी, या फिर हो सकता है दोनों एक दूसरे से दूर जाएं, या फिर हो सकता है दोनों समांतर गति करें। इनके कारण जो है, तीनों गतियों के कारण अलग अलग जो है भू आकृतिक घटनाएं होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कभी भूकंप आता है, कभी खाई बन जाती है, कभी पहाड़ बन जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यह परिघटनाएं प्लेटों के किनारों पर होती है, अतः इस सिद्धांत के अंतर्गत प्लेट के किनारों का अध्ययन किया गया है। अब देखो, जो भूकंप आते हैं या फिर ज्वालामुखी आते हैं तो ये दो प्लेटें हैं ना, इनके किनारों पर होती है ये घटनाएं। कैसे होती है, चलिए देखते हैं।
प्लेटों की गति के अनुसार प्लेटें 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अभिसारित प्लेट किनारे, या फिर कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज, अपसारित प्लेट किनारे, या फिर डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज, संरक्षित प्लेट किनारे, या फिर कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभिसारित प्लेट किनारे या कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज के बारे में। इसमें क्या बताया गया है? इन प्लेट किनारों पर प्लेट एक दूसरे की ओर गति करती है। भारी प्लेटें हल्की प्लेटों के नीचे धंस जाती है। जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती है तो इनके किनारों को क्या बोलते हैं? अभिसारित प्लेट किनारे। और इसमें जो है, जो हल्की, मान लो ये वाली हल्की है, ये वाली भारी है, हैवी है, और ये वाली लाइट है। तो जो भारी प्लेट का किनारा होता है वो लाइट वाली के नीचे धंस जाता है, क्योंकि लाइट है तो ऊपर की ओर उठ जाती है और ये भारी होने के कारण नीचे धंस जाता है। इसके कारण अलग अलग घटनाएं होती है, जैसे कि भूकंप आता है और वोल्केनो आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, है ना, और पहाड़ भी बन जाते हैं फोल्ड होके। कैसे होते हैं देखिए बताते हैं। जिस क्षेत्र में प्लेट धंसती है उसको बोलते हैं बेनी ऑफ जोन। मान लो ये भारी प्लेट थी, ये हल्की थी, ये वाली भारी थी और ये वाली हल्की थी। तो ये भारी वाली इसके नीचे धंस गई और हल्की वाली ऊपर उठ गई। जब ये नीचे धंसेगी, ये ऊपर उठेगी, तो एक तो ये टकराएगी तो भूकंप आएगा, ठीक है। और ये जो ऊपर की ओर उठती है तो इसके कारण जो है ये जमीन फोल्ड होकर ये जो है पहाड़ बन जाते हैं, ऐसे पहाड़ बन जाते हैं। और ये नीचे उठती है क्योंकि ये वाली जमीन ऊपर उठती है ना। तो देखो ये दो प्लेटें हैं, जब ये दोनों पास आएंगी तो ये वाली ऐसे ऊपर उठेगी और ये वाली ऐसे नीचे जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे? पहाड़ बन जाएंगे, ठीक है। और ये टकराएगी तो भूकंप तो आएगा ही। धंसने पर प्लेट गर्म होकर नष्ट हो जाती है तथा पिघलती है, इन्हें विनाशकारी प्लेट कहते हैं। अब ये जो प्लेट नीचे धंसी थी ना, देखो पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखो ये जो प्लेट नीचे धंसी थी, नीचे अब मैग्मा है, तो मैग्मा के कारण ये भी जो है पिघल कर मैग्मा बन जाएगी। और जो है पानी, अगर इसके संपर्क में पानी भी आ गया तो ये वोल्केनो के रूप में फट जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ओके, इस हिसाब से भूगर्भिक परिघटनाएं होती हैं। आपको पता चल गया कि भूकंप कैसे आते हैं, पहाड़ कैसे बनते हैं और वोल्केनो कैसे आते हैं, ठीक है। इन प्लेट किनारों पर उच्च तीव्रता के भूकंप, विस्फोटक, ज्वालामुखी, उद्गार व वलित पर्वतों का निर्माण होता है। यहाँ पर तीनों घटनाएं होती है, भूकंप भी आता है, वोल्केनो भी बनते हैं और फोल्डेड माउंटेन भी बनते हैं। ओके, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ग्रेनाइट, ओशियनिक प्लेट, बेसाल्ट। उसने नोट लिख के कहा है कि अगर स्थल, दोनों प्लेटें जो है वो स्थल में होती है, यानी कि अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट है, स्थलाकृति है, दोनों स्थलीय प्लेट है, तो इसके कारण जो है इसके नीचे ग्रेनाइट का निर्माण होगा। ओके, और अगर ओशियनिक प्लेट में ये घटना होती है तो बेसाल्ट का निर्माण होता है। बेसाल्ट हैवी होता है। ग्रेनाइट आपको पता है ना क्या होता है? जो हम घरों में ये मार्बल वगैरह यूज करते हैं, इसमें भी ग्रेनाइट होता है एक, आपको पता होगा, आजकल घरों में इसको यूज किया जाता है। तो वो ग्रेनाइट ऐसे ही बनता है, जो ये जमीन नीचे धंस जाती है, उसके बाद में बहुत प्रेशर लगता है इस पर, तो ये ग्रेनाइट का निर्माण कर लेती है। ठीक है, प्लेटों की प्रकृति के आधार पर अभिसारित प्लेट किनारे भी 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? अभिसारित प्लेट किनारों के बारे में। और अभिसारित प्लेट किनारे भी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? महाद्वीपीय महाद्वीपीय, महाद्वीपीय महासागरीय, या महासागरीय महासागरीय। अब हो सकता है कि एक प्लेट महाद्वीपीय है और दूसरी भी महाद्वीपीय है, उसको बोलते हैं महाद्वीपीय महाद्वीपीय। हो सकता है एक महाद्वीपीय है और एक महासागरीय वाली प्लेट हो। जैसे कि मान लो ये वाली जो है वो साउथ अमेरिकन प्लेट है और ये वाली जो है वो पैसिफिक ओशन वाली प्लेट है, तो दोनों हो गई ना, एक महाद्वीपीय होगी एक महासागरीय होगी। इस प्रकार से पहले हम बात करते हैं महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट के बारे में। इन प्लेट किनारों पर 2 महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होता है। मतलब कि जो दोनों प्लेटें हैं जो वो महाद्वीपीय प्लेटें होती है और दोनों का अभिसरण होता है, मतलब दोनों एक दूसरे से टकराती है। एक जो भारी होती है वो नीचे की ओर चली जाती है, जो हल्की होती है वो ऊपर की ओर उठ जाती है। माउंटेन का निर्माण होता है, भूकंप आता है और वोल्केनो बनते हैं। इन प्लेट किनारों पर उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं तथा वलित पर्वतों का निर्माण होता है। विस्फोटक ज्वालामुखी का उद्गार तभी होता है जब दोनों प्लेटों के बीच में जल स्थित हो। अगर दोनों को प्लेटों के बीच में जल है तभी वोल्केनो, तभी ज्वालामुखी फटेंगे। ओके, इंडो ऑस्ट्रेलियन तथा यूरेशियन प्लेट भी अभिसरण से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अब आपने मैप में देखा होगा जो इंडो ऑस्ट्रेलियन, जो यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट है, देखो ऊपर वाली जो यूरेशियन वाली प्लेट है और नीचे वाली अफ्रीकन, पहले इधर वाली साइड था ना, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था भारत। तो जब ये इधर से टूटकर इधर आया, इससे टकराया, तो जो है भारी, ये वाली भारी थी, ये नीचे की ओर हो गई और ये ऊपर की ओर हो गई। तो जो है इसके कारण यहाँ पे किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ। ओके,
और ज्वालामुखी यूरेशियन अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से आल्प्स पर्वत का निर्माण होता है, तो इस प्लेट किनारों पर ज्वालामुखी उद्गार होता है। ये जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन, सॉरी मैंने अफ्रीकन बता दिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन थी। ये इधर वाली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। जब यूरेशियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराई तब किसका निर्माण हुआ था? तब हुआ था हिमालय पर्वत का निर्माण। और जब यूरेशियन प्लेट जो है वो अफ्रीकन प्लेट से टकराई थी तब आल्प्स पर्वतों का निर्माण हुआ था। ओके, तथा इस प्लेट किनारों पर ज्वालामुखी उद्गार भी होता है। कुछ ज्वालामुखी चोटियां निम्नलिखित है। जब ये दोनों प्लेटें टकराई थी, ये दोनों अफ्रीकन और यूरेशियन, तो क्या क्या हुआ था? ज्वालामुखी चोटियों का भी निर्माण हुआ था, जिसमें से प्रमुख कौन सी है? एटना, स्ट्रोम्बोली, वेसुवियन। यहाँ पर जो है ये यूरोप में है और यहाँ पर ज्वालामुखी आते रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं महाद्वीपीय महासागरीय के बारे में। अब मान लो एक जो है महाद्वीपीय प्लेट है और एक महासागरीय प्लेट है, तो उसको बोलते हैं महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। इन प्लेट किनारों पर महाद्वीपीय तथा महासागरीय प्लेटों का अभिसरण होता है, जिसके कारण उच्च तीव्रता के भूकंप तथा विस्फोटक ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जब ये दोनों, जब एक तो है जो स्थल हो और एक में पानी वाली प्लेट हो, जब ये दोनों टकराती है तो क्या होता है? एक तो भूकंप आते हैं उच्च तीव्रता के और विस्फोटक ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और ये भूकंप जो है वो बहुत नुकसान करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि तुर्की के अंदर भूकंप आया है, कितने लोगों का नुकसान हुआ है और बिल्डिंगें कैसे ढह गई सारी, जैसे कि ताश के पत्ते ढह रहे हो। और इतने लोग मुश्किल में आ गए हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने तो हाथ उठा दिए हैं और इमरजेंसी डिक्लाइन कर दी है। तो ये भूकंप जो है बहुत नुकसान करते हैं, उनकी वीडियोस देख के ही रूह कांप जाती है। तो ऐसा तो अब ये भगवान के हाथ में ही है, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें। खैर छोड़िए। इन किनारों पर वलित पर्वत व महासागरीय गर्त का भी निर्माण होता है। वलित पर्वत मैंने अभी बताया, अभी जो पर्वत का निर्माण होता है जो तो टकराती है तो। और महासागरीय गर्त क्या होता है बताती हूँ। देखो, जब दो प्लेट टकराती है तो या तो वो एक प्लेट ऊपर की ओर उठ जाती है, उससे तो क्या होता है? पहाड़ों का निर्माण होता है। या फिर जब दो प्लेटें टकराती है और ये नीचे की तरफ ऐसे ये खाई का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं गर्त, महासागरीय गर्त। महासागर जो समुद्रों के अंदर, महासागरों के अंदर जो है ऐसी बहुत सी खाइयां पाई जाती है, जिसको बोलते हैं गर्त, महासागरीय गर्त। ओके, प्रशांत उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो प्रशांत महासागर वाली प्लेट और उत्तरी अमेरिका की प्लेट टकराती है, तो इसी का एग्जाम्पल है। ओके, इसमें कौन से माउंटेन ऐसा जब हुआ था, तो कौन से माउंटेन का निर्माण हुआ था? रॉकी माउंटेन्स का निर्माण हुआ था। आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका के अंदर रॉकी माउंटेन्स है, तो उनका निर्माण ऐसे ही हुआ था। और वोल्केनिक पीक्स कौन सी है? हुड, रेनियर और शास्ता। ओके, और अगर नास्का और साउथ अमेरिकन प्लेट भी इसका एग्जाम्पल हो सकती है, उसके कारण एंडेस माउंटेन का निर्माण हुआ था और वोल्केनिक पीक्स बनी थी, जैसे कि कोटोपैक्सी, चिम्बाराजो, अंकोकागुआ। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है ये अंकोकागुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं महासागरीय प्लेट के बारे में। जब दोनों महासागरीय प्लेट टकराती है तो उसमें क्या होता है वो देखते हैं। चलिए, इन प्लेट किनारों पर दो महासागरीय प्लेटों का अभिसरण होता है। इन प्लेट किनारों पर उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं, विस्फोटक ज्वालामुखी का उद्गार होता है। इसमें भी यही होता है कि उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं और महासागरीय ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ठीक है, इस ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावे ठंडे होने के बाद द्वीपीय चाप का निर्माण करते हैं। जब इससे जो ज्वालामुखी बनते हैं, जब वो ठंडे होते हैं तो वो द्वीपीय चाप, मतलब इस टाइप के द्वीप बनते हैं। चांद, ऐसे अर्ध चांद होता है ना, चांद की आकृति के समान इसमें द्वीप बनते हैं, इसको बोलते हैं आइसलैंड्स आर्क। ओके, इन प्लेट किनारों पर गहरी महासागरीय गर्तों का निर्माण होता है। और ये जो प्लेट किनारे होते हैं, यहाँ पर पर्वतों का निर्माण ना होकर के गर्तों का निर्माण होता है। गर्त क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि गहरी गहरी खाइयाँ जो होती है समुद्रों में, उसको बोलते हैं महासागरीय गर्त। जैसे कि फिलीपींस और प्रशांत महासागरीय प्लेट जब टकराई तो मैरियाना गर्त का निर्माण हुआ। मैरियाना गर्त क्या है? ये मान लो फिलीपींस है, और जब इससे प्रशांत महासागरीय प्लेट टकराई तो इनके बीच में एक बहुत बड़ी खाई का निर्माण हुआ, जिसे बोलते हैं मैरियाना। और ये इसके पास में जो है मैरियाना द्वीप है, इस कारण इसको मैरियाना द्वीप बोलते हैं। इसकी आकृति कैसे? अर्धचंद्राकार। और ये जो है महासागर में अब तक की पाई गई सबसे गहरी ट्रेंच है, सबसे गहरी खाई, सबसे गहरा गर्त है, जहाँ पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती है और वहाँ तक
जाना भी आसान नहीं है। आपने न्यूज़ वगैरह में देखा ही होगा, मेरियाना गढ़ के बारे में आता रहता है। वहाँ पे अलग ही स्पीशीज़ पाई जाती है, अलग टाइप के जो है वो जानवर पाए जाते हैं जो समुद्र में आमतौर पर नहीं मिलते हैं। वो बहुत ज़्यादा गहरी है, जिसकी जो गहराई है वो ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर्स है। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं अपसारित प्लेट किनारे। इन प्लेट किनारों पर हमने पहले अभिसारित प्लेट किनारों के बारे में पढ़ा था, अब हम अपसारित प्लेट किनारों के बारे में पढ़ रहे हैं। इन प्लेट किनारों पर दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है। उसमें हमने क्या पढ़ा कि दो प्लेटें जो है, 1 सेकेंड, उसमें हमने पढ़ा कि दो प्लेटें जो है वो एक दूसरे की तरफ आती है, दोनों एक दूसरे की तरफ आती है, टकराती है। उनमें से हल्की वाली जो है वो ऊपर उठ जाती है और भारी वाली नीचे की ओर धंस जाती है, जिसके कारण भूकंप ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें दोनों प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जाती है। ओके, एक दूसरे से दूर जाती है, इसको बोलते हैं अपसारित हो रही है, अपसारित प्लेट किनारे बोलते हैं इसलिए इनको। ओके, ये विपरीत दिशा में गति करती है, इससे दोनों प्लेटों के बीच एक भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश का मतलब भी खाई होता है, दोनों के बीच में खाई रह जाती है, जगह रह जाती है, उसको बोलते हैं भ्रंश। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इन प्लेट किनारों पर मध्यम मध्यम से निम्न तीव्रता के भूकंप आते हैं। देखो, जब दो प्लेटें टकराएंगी तो जोर से टकराएंगी तो भूकंप ज़्यादा तेज होगा, लेकिन जब एक दूसरे से दूर जाएगी तो थोड़ा सा खिसकेगा और उतना तीव्र भूकंप नहीं आता है। निम्न निम्न आते हैं, निम्न तीव्रता के भूकंप आते हैं। ओके, तथा रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होता है, तथा वो भ्रंश खाइयाँ का निर्माण करता है। इस प्लेट